ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविदास जयंती का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड एक बार फिर से बजट पेश करके एक महिला वित्त मंत्री के नाते सबसे ज्यादा लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और साथ ही ये रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट पेश किया है। अभी अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना। उन्होंने पूरे बजट का सारांश संक्षेप में बहुत ही शानदार और सटीक शब्दों के प्रयोग के साथ उल्लेखित किया है कि ये बजट नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। ये बजट युवा शक्ति का बजट है। युवा की सोच, युवा के सपने, युवा के संकल्प और युवा के गति को लेकर प्रस्तुत किया गया बजट है, जो हाल ही में मदर ऑफ ऑल डील से ईयू के साथ जो भारत के संबंध बेहतर हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बड़े वैश्विक निवेश को आकर्षित करने और अपने लिए भी एक बड़ा बाजार तलाश करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम आत्मनिर्भर बने और मेक इन इंडिया को गति दें। ये सब कुछ इस बजट में समावेशित करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इतना कुछ है इस बजट में कि इस पे कई दिनों तक बातचीत हो सकती है, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। उनके साथ थोड़ी और विस्तार से इस बजट और इस बजट से हर व्यक्ति को और संक्षेप के साथ साथ विस्तार में पूरे देश को क्या मदद होने वाली है विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो समझेंगे। हम मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीआईए के चेयरमैन रामलाल खेतान जी हैं, स्वागत है आपका रामलाल जी। हमारे साथ राजेश खेतान जी भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, आपका भी स्वागत है। आरजेडी से पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी हैं। तो पहले हम थोड़ा सियासी पहलू से जान लें, क्योंकि काफ़ी बजटीय बातें हो चुकी है। सुबह 11 बजे से अब तक बस बजट बजट, ये मिल रहा है, वो जा रहा है, यही हुआ है। तो कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया के साथ इस चर्चा को हम थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं और फिर आगे थोड़ी अपनी समझ भी बढ़ाएंगे बजट को लेकर। सुमित जी, क्या कहेंगे बजट से? देखिए, देश के समावेशी विकास के लिए निश्चित तौर पर दूरदर्शिता की आवश्यकता रही और उस दूरदर्शिता के लिए जानी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार। निश्चित तौर पे देश के लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने के लिए तो हम काम करते ही हैं, और उसके लिए ये बजट जो है निश्चित तौर पे जो कर्मचारी वर्ग है अथवा जन सामान्य वर्ग, जिसकी बात हम आए दिन करते हैं, और जन सामान्य के अलावा भी जो निम्नतम तबका है उसको किस तरीके से हम मध्यम तबके में तब्दील कर सके, इसके लिए समावेशी विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। साथ साथ जितने भी अर्थशास्त्रियों से मेरी बात हुई इस विषय पर, उन्होंने कहा कि ये बजट जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं 2047 की उस दूरदर्शिता को दिखा रहा है कि जिस तरीके से हम ग्लोबल इन्वायरमेंट देख रहे हैं, एक तरफ कहीं अमेरिका की जो नीतियां हैं वो जिस तरीके से दुनिया पर थोपी जा रही थी, दूसरे तरफ आप देखेंगे कि चाइना और जो रशिया का जो गठबंधन है, खास करके आप ब्रिक्स की बात कर ले अथवा इसके परिप्रेक्ष्य में आप ईयू की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं चाहे ईयू की बात हो चाहे ब्रिक्स की बात हो, इन सभी को एक तरीके से देखते हुए तुलनात्मक रूप से भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करना था। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा। विगत कुछ दिनों में हमने देखा कि पूरी दुनिया में होड़ लगी थी सोने और चांदी को इकट्ठा करने की, और क्योंकि चांदी की आवश्यकता जो है मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं, जो ई व्हीकल्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहे थे, सोलर प्लेट्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं। अभी भी चांदी का विकल्प नहीं ढूंढा गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना में आप देखिए कि चाइना ने चांदी के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरीके से अपने लोगों को, अपने इंडस्ट्रीज को और अपने जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है उसको समृद्ध करने के लिए हम काम कर रहे हैं। रिसर्च और एनालिसिस पर भी काम कर रहे हैं, और तमिलनाडु की बात कर लीजिए, चाहे केरल की बात कर लीजिए, कर्नाटका की बात कर लीजिए, तो इन सभी क्षेत्रों को हमने रेयर अर्थ मटेरियल के लिए संरक्षित करने का काम किया, ताकि आने वाली संभावनाओं के लिए जब आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद
हमारा देश जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे और उस विकास के क्रम में कहीं कोई रुकावट न हो, इसके लिए रेयर अर्थ मटेरियल्स को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण पहल हमारी ऊर्जा सिक्योरिटी के प्रति एक अहम योगदान और भूमिका के लिए आने वाले वर्षों में जाना जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। हम अरुण जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण जी, किस तरह से देखा जाए बजट को? देखिए दीपक जी, खास करके हम बिहारी फिर हिंदुस्तानी, और इस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं हम एक बिहारी नागरिक के हैसियत से जी, तो पूरी तरह से निराशा भरा यह बजट नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए और खास करके बिहार वासियों के लिए हताशा भरा ये बजट नजर आ रहा है। लगातार आप देख रहे हैं 11 वर्षों से एनडीए की सरकार है केंद्र में, और लगातार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार इस तरह से किया गया सबके सामने है। और भारत सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, और आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट हो गया कि देश में बिहार सबसे गरीब राज्य, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ राज्य। एक सेकंड अरुण जी, हम लौटते हैं आपके पास। बिहार के वित्त मंत्री से कुछ हम प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं अपने दर्शकों के साथ, वो कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। जी को धन्यवाद देता हूं, कितना अच्छा बजट जो 2047 की कल्पना को सर जमीन पर उतारेगा, और निर्मला जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। धन्यवाद। बिहार को क्या मिला? मैंने तो बताया ही कि रेल के लिए जो एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई वो बिहार होकर गुजरेगा और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका भारी लाभ मिलेगा। और रेल के सेक्टर में पहले से भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट आने के बाद और बड़ी राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। इनलैंड के क्षेत्र में भी हमारे काम चल रहे हैं, और अब बनारस से पटना भी, क्योंकि हमारा पटना मेट्रो, वाटर मेट्रो भी रुका हुआ था, क्योंकि नीचे जो इनलैंड के रास्ते थे वो क्लियर नहीं हो पाए थे। लगभग 43 किलोमीटर हम लोगों ने इनलैंड के उस रास्ते को क्लियर किया है, लेकिन यदि यहाँ से बनारस तक के रास्ते जलमार्ग के सही हो जाएंगे तो हम पटना वाटर मेट्रो को आगे भी बढ़ाने का काम कर पाएंगे। धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट है सरकार के लेवल पर 2 बार हस्तक्षेप हुए हैं, पुलिस को पूरी है। सरकार ने एसआईटी का गठन किया, निर्देश दिया, डीजीपी साहब ने उसको गठन करके उसकी जांच की गई, समीक्षा की। चलिए, ठीक है, तो बजट वाला विषय हो गया है। बिहार को क्या मिला है इसका स्पष्ट उल्लेख किया। रेल कॉरिडोर 1 लाख प्रोजेक्ट के 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, और ये जो रेल कॉरिडोर इस बजट में अनाउंस किया गया है जो बिहार से वो हिस्सा होकर जाएगा, उससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा इनलैंड प्रोजेक्ट्स है, बनारस पटना जलमार्ग है, वाटर मेट्रो है, तो ये कुछ विशेष चीज़ें जिससे बिहार लाभान्वित होगा। अरुण जी, अपनी बात पूरी कर लें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। देखिए दीपक जी, अभी हम बिहार के वित्त मंत्री को सुन रहे थे, और ये तो रूटीन वर्क है, ये कोई मेहरबानी नहीं है। देश का हिस्सा बिहार भी है, और बिहार से तो गुजरेगी तो स्वाभाविक है उसका थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा ही। सवाल है, जब केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के संबंध में आईना सरकार को दिखाने का काम किया है। बिहार की स्थिति दयनीय है हर क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में, निवेश के मामले में। तो फिर बिहार के लिए क्या किया इस बजट में सरकार ने? बिहार कैसे मजबूत होगा, ये सवाल है। 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है, 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। लगातार बिहार वासी एनडीए को ताकत दे रही है, चाहे 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें, 24 की बात करें, 14 की बात करें। तो नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था बिहार को
विशेष राज्य का दर्जा देंगे जी। और आज उस वादे से मुकर गए हैं। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज नहीं मिलेगा तो मुख्य धारा से कैसे बिहार जुड़ेगा। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है हम विकसित भारत बनाएंगे, तो क्या बिहार ऐसे प्रदेश को आप गड्ढे में ढकेल कर विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, सपना देखते हैं, ये कैसे होगा। चलिए, ये महत्वपूर्ण दो सवाल दशक है। में एक भी उद्योग धंधे नहीं, ये सवाल है, ये बिहार पर चर्चा करिए ना। बिल्कुल, और बिहार को नीतिगत केंद्रित करते चर्चा हुए अगर करिए, आपके बात तो को क्या सुने मिला? तो ठीक है। अगर मजबूत करना चाहते हैं तो क्या किए बिहार के लिए? बिल्कुल, आप हम थोड़ा बताइए, समझ लेते हैं। मध्यपरी चीनी मिल के लिए क्या किए, आप बताइए, अन्य क्षेत्र के लिए आपने क्या किए। तो इसलिए इधर उधर की बात करने से बात नहीं बनेगी, मूल सवाल पे बात होना चाहिए। आखिर पलायन जो जारी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, हम थोड़ा इस विषय को बेहतर तरीके से समझते हैं। कई चीजें हैं जिनका जवाब तलाशा जाना चाहिए और बिहार के विपक्षी दल के नेता होने के नाते अरुण जी ने बिहार से संबंधित अपनी जायज चिंताओं को इस चर्चा के बीच में रखा है। चलिए, हम रामलाल जी के पास चलते हैं। रामलाल जी, सबसे पहले तो हम आपसे एक चीज ये जानना चाहते हैं, क्या बजट को देखने का हमारा जो अब तक का नजरिया था उसे बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि मौजूदा सरकार ये कहती है कि हम 2025-26 का बजट नहीं लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं 2047 के विकसित भारत को तैयार करने वाला बजट। तो हम आगे देखकर चल रहे हैं, तो बजट देखने का नजरिया भी कुछ अलग होना चाहिए। कहना एकदम ठीक है, लेकिन जो बिहार वासी है, जो बिहार की हमारी जनता इतनी बड़ी बेरोजगार है, यहाँ उद्योगों की संख्या कम है, हम कहे जाते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, उसको जब तक आगे नहीं लाया जाएगा, जब तक इन समस्याओं का कैसे दूर होगा, पूरा भारत विकसित होगा तो बिहार को भी तो आगे लाना पड़ेगा ना। तो उस लाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि बिहार आगे के राज्यों में आए, नहीं तो हम हरदम तो पीछे के पीछे रहे हो जाएंगे। बजट से सभी को लाभ होगा, लेकिन बिहार पीछे से आगे कैसे आएगा जब तक कि इसको कुछ स्पेशल पैकेज या स्पेशल कोई बूस्टर डोज न मिले। बिल्कुल। तो क्या इस बजट में आपको दिख रहा है कुछ वैसा, रामलाल जी? देखिए, हमको पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बजट बहुत अच्छा है, लेकिन हम बिहार के लोग जो पीछे हैं वो आगे कैसे आएंगे, ये तो हमको नहीं कहीं दिख रहा है। चलिए, हम और बेहतर तरीके से आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या उम्मीद लगाए हुए थे और क्या उम्मीदें पूरी नहीं हुई। राजेश जी से थोड़ा समझ लेते हैं। राजेश जी, आपसे भी पहला सवाल वही होगा, क्या बजट देखने के नज़रिए में कुछ बदलाव की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। इस बार अगर आप बजट अभिभाषण को सुने तो यह बजट मुख्यतः केंद्र सरकार ने अपने 3 कर्तव्यों के आधार पर बनाया था। बिल्कुल। जिसमें उनका सबसे पहला था कि हम एक्सेलरेटेड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और उसको सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि आप एक बार बूस्टर डोज भी डाल दें तो सस्टेनेबिलिटी इंश्योर नहीं की जा सकती है। सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कि आपकी सारी पॉलिसीज ऐसी हों जो हमारे एमएसएमई को स्ट्रेंथन करे। देखिए, एमएसएमई ग्रोथ इंजन है और यह हम सभी मानते हैं, और एमएसएमई काफ़ी समय से यह महसूस कर रहा था कि उसके पास पूंजी का प्रवाह अभी उतना नहीं है जितना उसकी आवश्यकता है, और यदि पूंजी उसके पास उपलब्ध भी है तो उसके ऊपर ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि शायद एमएसएमई ले नहीं सकता। सरकार ने पीछे भी कई नीतियों में एमएसएमई के जो रिसीवेबल्स हैं, जो एमएसएमई जब माल बेचता है तो उसके भुगतान के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं कि उन्हें जल्दी भुगतान मिले, परंतु बहुत बड़ा प्रभाव इसका अभी तक दिखा नहीं है। अभी भी एमएसएमई सफ़र करता है, एमएसएमई को अपने वर्किंग कैपिटल में उसका साइकिल बड़ा है। तो उस साइकिल को रिड्यूस करने के लिए जो माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो ट्रेड रिसीवेबल प्लेटफॉर्म के थ्रू आएंगी, और इनके जो रिसीवेबल्स हैं उसकी डीलिंग ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी। तो मैं यह समझता हूं कि यहाँ पर एमएसएमई के पास पूंजी के प्रवाह में तेजी आएगी, उनका वर्किंग साइकिल
थोड़ा सा छोटा, वर्किंग कैपिटल का साइकिल थोड़ा छोटा होगा और निश्चित रूप से यहाँ पूंजी के प्रवाह को बढ़ाएगा। देखिए, यह तो सत्य है कि बिहार में बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है और हम लोग काफ़ी समय से इसकी मांग करते रहे हैं, परंतु यह एक दिन का एक्सरसाइज भी नहीं है, एक दिन में यह पूरा भी नहीं हो सकता। पीछे काफ़ी कदम उठाए गए हैं और हम यह मतलब पर्सनली मैं यह समझता हूँ कि इसके परिणाम हमें आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर जरूर दिखेंगे। बिहार ग्रो कर रहा है, बिहार की ग्रोथ रेट अच्छी है, निश्चित रूप से इसका जो हमारा पूंजी प्रवाह है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पीछे बजट में, अगर आपको याद हो तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए के लिए बिहार के लिए ही विशेष योजनाएं, बूस्टर डोज ही था बिल्कुल। तो उन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं 1 साल के अंदर, और टाइम फ्रेम है और बिहार में काम चल रहा है। देखिए, हमारे पास युवा बहुत हैं और अगर आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं जी, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ मतलब अयोग्य को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते ना, उनको आपको सबसे पहले योग्य बनाना पड़ेगा। यदि आप इस बजट अभिभाषण को पढ़ें तो आप देखेंगे कि लगभग हर जगह जो इनका जो दूसरा कर्तव्य था, जो हमारी एस्पिरेशंस, जो यूथ एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए, उसमें काफ़ी काम लगता है किया जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और काफ़ी स्किलिंग सेंटर, अप स्किलिंग सेक्टर, एलाइड हेल्थ सेक्टर्स, ये जो छोटे छोटे जो अनाउंसमेंट्स हैं जिनका तुरंत आप परिणाम का आकलन नहीं कर सकते हैं, परंतु इसके दूरगामी परिणाम मुझे बहुत अच्छे दिखते हैं। देखिए, जब हमारा युवा एम्प्लॉयबल होगा तो निश्चित रूप से वह अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खोज ही लेगा। आपने सुना होगा बजट में कॉर्पोरेट मित्र की बात की, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया और कंपनी सेक्रेटरीज, इन तीनों को इसके लिए कोर्स डिज़ाइन करना है और कॉर्पोरेट मित्र के रूप में हमारे सामने ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जो इन छोटे एमएसएमईज की स्थापना में मददगार होंगे, उनके ऑपरेशन में भी मददगार होंगे और निश्चित रूप से जो युवा हमारा रोजगार की तरफ हर समय दौड़ता रहता है वह भी एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में एक कदम उठा सकेगा। कुल मिलाकर मुझे तो यह बजट बहुत अच्छा लगता है, इसके दूरगामी परिणाम दिखते हैं। हम सोचें कि आज बजट आया और कल से हमें कोई फायदा हो जाए तो निश्चित रूप से यह बजट उस अवधारणा से अलग है। चलिए, रामलाल जी, आप कह रहे हैं कि बिहार को भी आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री ने अपने संक्षेपण में ये कहा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत सवार है। तो अगर रिफॉर्म एक्सप्रेस आगे बढ़ रहा है तो हर बोगी, चाहे वो सबसे पिछला बोगी ही क्यों ना हो, विकसित भारत के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। कि जो पीछे बोगी है वो हरदम पीछे रह जाएगी। उसको, चूंकि बिहार हमारे देश का 10% आबादी है, हमारा युवा शक्ति जो है सबसे ज्यादा है पूरे भारत का और सबसे ज्यादा बेरोजगार है। उसके लिए जब तक कुछ हम स्पेशल नहीं करेंगे, एक ट्रेन दौड़ती रहेगी तो हमारा डिब्बा भी पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। हमारे लिए जब तक कोई अलग से ट्रैक नहीं बनाया जाएगा, हम आगे कैसे आएंगे? ये पीछे का पीछे रह जाएगा। आगे लाने के लिए हमें कुछ न कुछ एक और चीज समझाइए, स्पेशल दिखाना पड़ेगा। रामलाल जी, एक और चीज समझाइए। प्रधानमंत्री ने अपने बात में 2 चीजें जो कही है उसका हम आपसे चाहेंगे थोड़ा विस्तार कर दें। एक, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने की तैयारी है जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स के जरिए युवाओं को लीप के लिए प्रमोट करेगी, ऊंची छलांग के लिए प्रमोट करेगी। तो अब युवाओं के पास अवसर है, थोड़ा हौसला दिखाएं, थोड़ा पूंजी लें जिसका सरकार गारंटी लेगी और बेहतर कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तब कुछ संभावना दिख रही है। देखिए, जो हमारे बिहार के युवा हैं वो इसमें बहुत अग्रणी है। उनको सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मौका मिलने के बाद तो आज आप जानते हैं कि बिहार के लोग पूरे विश्व पर हावी हैं। यहाँ मौका चाहिए कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ हम बोलेंगे और उसका परिणाम आना चाहिए। हम राज्य पीछे है, आगे कैसे? यहाँ बड़े बड़े उद्योगों की आवश्यकता है, यहाँ के करोड़ों युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, तभी धरातल पर दिखेगा। और यहाँ पर तुरंत दिखाने की आवश्यकता है। आगे 20 साल के बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में तुरंत कुछ बूस्टर डोज की आवश्यकता है। चट मंगनी पट ब्याह के तरफदार हैं लगता है रामलाल जी। हम थोड़ा राजेश जी से भी समझ लेते हैं। राजेश जी, ये कह रहे हैं बड़े बड़े उद्योग, एक बड़ा उद्योग 10 MSME, क्या इक्विवेलेंट माना जाए? नहीं, देखिए, आप उसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले, मैंने फिर से कहा, युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाइए। जब युवा एंटरप्रेन्योर बनेंगे
तो वहाँ से एक माइक्रो स्केल इंडस्ट्री की शुरुआत होगी। फिर यदि पूंजी का प्रवाह मिला और उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता रहा तो वह मीडियम स्केल भी बनेगी और एक दिन लार्ज स्केल भी बनेगी। तो आप सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लाकर ही हम ग्रोथ कर पाएंगे, इस अवधारणा से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए आज इस बजट को भी यदि आपने सुना हो तो यह बजट सिर्फ देश के अंदर ही हम अपना काम करें इस पर केंद्रित नहीं था। आप ग्लोबल कैसे बनेंगे, बिकॉज अभी विश्व काफी अनिश्चितताओं से वैश्विक अर्थव्यवस्था गुजर रही है। हमने पीछे भी देखा है कि तरह तरह के अनाउंसमेंट कई कंट्रीज द्वारा किए गए हैं और उससे हम काफी परेशान भी रहे हैं, परंतु भारत ने इसमें जो अपना रिएक्शन दिखाया है वो बहुत ही संतुलित है और बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने कदम उठाए हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारी ईयू के साथ जो डील हुई है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, यह डील हमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बाजार दे रही है। अब यह हमारे युवाओं पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपने आप को अप स्किल करें। देखिए सर्विस सेक्टर, आप देखेंगे इस बजट में सर्विस सेक्टर पे काफी फोकस किया गया है, क्योंकि सर्विस सेक्टर वह सेक्टर है जहां पर युवाओं का रोल बहुत ज्यादा है। और इसमें पूंजी प्रवाह अगर आपको इनिशियल डेज में हैंड होल्डिंग मिल जाती है और आप थोड़ा सा राइज कर पाते हैं तो बहुत तेजी से आप इसमें आगे जा सकते हैं। ये एक बड़ी बात है कि आपको करके नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप करने का हौसला दिखाते हैं तो आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। रामलाल जी, ये एक बड़ी संभावना नहीं खोलता बिहार के लिए भी? चलिए, संभवतः आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा जुड़ते हैं। अरुण जी क्या कहेंगे? हम संभावनाओं के द्वार पर खड़े हैं, कदम हमें ही बढ़ाना है, सरकार करके देगी, ये सोच से अब बाहर निकलना है, इस तरह की बातें हो रही है। हमें तो हंसी आती है, जितने पैनल बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए नेशनल इंटरनेशनल बात करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय चैनल पर बैठे हुए, लेकिन बिहार की बात हम करते ही नहीं। और आपने भी जो एग्जाम्पल पेश किया गजब का दीपक जी, मतलब पिछला बॉगी लगल है, पीछे तो पीछे ही लगल है। गजब बात है। रेलगाड़ी आगे पीछे तो आपने चर्चा अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना दीपक जी, सुन रहे हैं। अच्छे तरीके से अब सरकार को ढकने का काम करते हैं कई विद्वान साथी, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। हमारा जो है कृषि प्रधान देश है और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। यही नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात अरुण जी, फिर आप टोकने को मजबूर कर रहे हैं। एक आंकड़ा साथ में दे देते हैं। नहीं, आपकी बातों के सपोर्ट में एक आंकड़ा दे देते हैं। अरुण जी, आपकी बातों के सपोर्ट में एक छोटा सा आंकड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है ना कि जो मंथली इनकम है, एवरेज मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, जो खेतीहर ग्रामीण घरेलू परिवार है, उसका मासिक आय एवरेज 2013-14 में 6,426 था, वो अब 13,661 है, यानी कि करीब 2 गुना हो गया है इन बीते सालों में। अब आप अपनी बात आगे रखिए इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए। 2 गुने करने की बात प्रधानमंत्री ने कही थी, करीब करीब कर दिया है। अरुण जी, अरुण जी आवाज पहुंच रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। जरा जुड़िए अरुण जी से, शायद आंकड़े खेती हर घरेलू परिवार की आय दोगुनी हुई है, ये बात उन तक नहीं पहुंची है। रामलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी आवाज मिल रही है? जी जी हाँ रामलाल जी, एक छोटा सा सवाल था और शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। वो सवाल ये था कि हम अवसर के दरवाजे, अवसर हमारे लिए खुले हुए हैं, कोई करके देगा, इस विचार से निकलना है और खुद से करना है। अगर हम करने का हौसला रखते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम मौजूद है, ये संदेश सरकार की ओर से दिया जा रहा है।
इस संदेश में कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है जी। ये संदेश 100% सही है जी। लेकिन ये गंभीर विषय ये है कि बिहार जो इस देश की 10% आबादी वाला राज्य है वो पिछड़ा का पिछड़ा कब तक रहेगा, इस पर एक बहुत ही गहन चिंतन की आवश्यकता है। नहीं, बिल्कुल, वो तो आप ही लोग करेंगे ना, आप ही लोग गति देते हैं, आप ही लोग सलाह देते हैं, आप ही लोग नजर बनाए रखते हैं, तो विशेषज्ञ आप हैं, जानकार आप हैं, तो सलाह भी आपसे ही मिलनी चाहिए। रामलाल जी, क्या सलाह होनी चाहिए? सलाह का जरूरत बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज या स्पेशल कुछ बूस्टर डोज की आवश्यकता है। वो जब तक नहीं मिलेगा बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा। अभी बिहार का भी बजट आने वाला है, तो उससे कुछ उम्मीद करें केंद्रीय सहयोग के साथ, इस केंद्रीय बजट के साथ समावेशित होकर बिहार का बजट कुछ उस दिशा में आगे बढ़े, गति मिले बिहार को? देखिए, बिहार का बजट परसों होने वाला है जी। तो बिहार का तो मैनिफेस्टो ही था कि हमें यहाँ औद्योगिकरण करना है और लोगों को रोजगार देना है। उसके लिए सबसे अवश्य चीज होता है बजट। तो जो हमारा उद्योग की जो नीतियां आई हैं उनको पूरा करने के लिए बजट की आवश्यकता होगी। तो जो बिहार का पूरा बजट होगा उसका कम से कम उद्योगों के लिए 5% का बजट होना बहुत आवश्यकता है, तभी यहाँ उद्योगों का विकास हो पाए। बिल्कुल। अरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अरुण जी, आवाज मिल रही है? अरुण जी से जुड़िए हम। चलिए सुमित जी, बातें आ रही थी, किसानों की बातें आ रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, आप बातों को सुन रहे हैं। बिहार के लिए कुछ खास नहीं है, एक निराशा का भाव बिहार को इस बजट से मिलता दिख रहा है, किस तरह से देखें हम? दीपक जी, मुझे लगता है कि आपको किसी और के द्वारा फैलाए गए परसेप्शन में नहीं फंसना चाहिए। हम जब बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो उसमें बिहार भी होता है। और जब हमारे राष्ट्रगीत में आप गा करके देखिएगा, उसमें भारत भाग्य विधाता कहते हैं, उसमें बिहार भाग्य विधाता नहीं कहते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार की मिट्टी पर मेरा जन्म हुआ है, मैं बिहार से उतना ही प्यार करता हूं जितना कि कोई और व्यक्ति प्रेम करता है। लेकिन निश्चित तौर पे हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी होती है भारत माँ के प्रति, और हमारी सरकार भारत माँ के प्रति भी काम करती है, बिहार के निवासियों के लिए भी काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब शाहाबाद में दौरा होता है और 30,000 करोड़ रुपया जब वो आवंटित करते हैं अपने मुख से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीमांचल आते हैं तो 50,000 करोड़ रुपया का आवंटन करते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग को समृद्ध करने के लिए। सारण आते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है, मगध में आते हैं तब 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है। उस पर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। इनको चाहिए हेलीकॉप्टर मनी, कि ताकि इनके घर में इनके नेताओं को कुछ पैसा मिल जाए तो इन लोगों का जीवन यापन, दुनिया जो है इनकी चल जाए। लेकिन राष्ट्रवादी नीतियां क्या होती हैं और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो अभी राजेश जी ने बताया कि सतत प्रक्रिया के अनुसार विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके विषय में जानकारी नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, भ्रष्टाचार करो, एक दिन में खा पका के साफ कर दो, आने वाले जीवन में जो आने वाली जनरेशन है वो कटोरा लेकर के भीख मांगे। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि देश में जब 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हमने बनाया, यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया, एक गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी दिया ना, पूरे देश में 11 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, पूरे बिहार में इनके शासनकाल में एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था, हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकर के आए। अब अभी देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वाराणसी में और पटना में दोनों जगह जहाजों के निर्माण और जहाजों को एक तरीके से ठीक करने का काम किया जाएगा। इससे कितने लोगों को लाभ होगा? हमारा एक और प्रांत है, इस भारत का एक और हिस्सा है, 7 सिस्टर्स की अगर बात कर ले, वहां 5 राज्यों में बुद्धा कॉरिडोर बनेगा। बुद्ध कहां से निकले थे? ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां से हुई थी? इसी बिहार की धरती से हुई थी ना, गया की धरती से हुई थी। और ये बुद्धा कॉरिडोर जब बनेगा उसके माध्यम से लोग कहां आएंगे? अगर अवेयरनेस होता है बौद्धिज्म के प्रति तो लोग अंतोगत्वा बिहार ही आते हैं। अवेयरनेस होता है जैनिज्म के प्रति तो अंतोगत्वा लोग बिहार ही आते हैं। जब अवेयरनेस होता है मां सीता के प्रति तो अंतोगत्वा लोग बिहार ही आते हैं। तो जब टूरिज्म डेवलप
करेगा तो लोगों को किसको लाभ होगा? बिहार के लोगों को ही लाभ होगा ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ये लोग बात कर रहे थे। हमने यहाँ पे ड्राई पोर्ट बनाया है और ड्राई पोर्ट के माध्यम से पटना जो है वो हल्दिया से किस तरीके से कनेक्टेड हो गया और हल्दिया हम लोग अपना सामान तुरंत भेजते हैं। उसके माध्यम से हम दुनिया में अपने बिहार में बनी हुई जो चीजें हैं, मिथिला कलम, मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई जो चीजें हैं और भी बाकी सारी जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उद्यमशीलता को निश्चित तौर पे आज कुछ दिन पहले आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि 2 लाख रुपया हम प्रत्येक महिला के खाते में डालेंगे। तो ये किस चीज के लिए है? लघु एवं कुटीर उद्योग को ही तो समृद्ध करने के लिए। एक महिला, एक परिवार में एक बेटी जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो निश्चित तौर पे वो देश के कल्याण में उसकी भूमिका होगी। इसके अलावा भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लघु एवं कुटीर उद्योग की तो बात कर लीजिए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील होती है और यूरोपियन यूनियन के लगभग 28 देशों के पास जब भारत में बनी हुई चीजें, मैन्युफैक्चर्ड चीजें जब वहां पहुंचेंगी और यूरोपियन स्टैंडर्ड पे पहुंचेंगी तो उसको बनाने का दायित्व तो किसके ऊपर होगा? बिहार के लोगों के ऊपर होगा, यूपी के लोगों के ऊपर होगा, सेवन सिस्टर्स के लोगों के ऊपर होगा। और जब उस गुणवत्ता की चीजें हम बनाएंगे, यानी यूरोपियन मानक की चीजें हम बनाएंगे, तो निश्चित तौर पे स्किल डेवलपमेंट किसका होगा? तो देश के लोगों का होगा। पैसे किसको मिलेंगे? तो देश के लोगों को मिलेंगे। ये सीधा बोलते हैं 20,000 करोड़ नौकरी देने का बात किया, कितना दिया? अरे भाई आप ही बताइए ना कितना दिया, आप ही बता दीजिए कितना दिया। 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 तो दिया, बात की 1 बात है, दिया, 20,000 करोड़ का एक पैकेज मिल जाता है, ये उम्मीद है ना। तो नहीं, निश्चित तौर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में होता है, केवल बिहार के लिए नहीं, बिहार के अन्य सुदूरस्थ क्षेत्रों के लिए, सीमांचल के लिए, मिथिलांचल के लिए, मगध के लिए, सारण के लिए, इन सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्पेशल पैकेज आते हैं। और उसको ये लोग कहते हैं कि अरे उसका क्या हुआ, वो तो गायब हो गया। अरे भाई साहब, डाटा के साथ बैठिए ना। एक कहावत होता है ना, लीक लोड़ा पत्थर। तो नेता लीक लोड़ा पत्थर होगा इनका, तो उनका कार्यकर्ता भी लीक लोड़ा पत्थर होगा। भाई पढ़ के आइएगा इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी दूरदर्शिता किस प्रकार से देखी जाती है, उसका प्रभाव क्या होता है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम कहां पे खड़े होते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना होता है, गोल्ड हमारे पास तो कितना है, सिल्वर कितना है, तांबा कितना है, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य तो गिरता जा रहा है, रुपए का मूल्य बहुत सारी चीजें उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। रेयर अर्थ मटेरियल पे तो इसलिए तो हम तो ध्यान दे रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल जिसके पास होगा वो दुनिया पे राज करेगा, और उसको बचाए रखने के लिए ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो ताकत के साथ साथ रेयर अर्थ मटेरियल को बचाने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम इन चीजों पे हम बात भी करेंगे, क्योंकि डिफेंस बजट को 18% से बढ़ा दिया गया है। कैपिटल बजट भी 18.37% बढ़ा है, यानी कि सरकार को यह अंदेशा है कि ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता आने वाले समय में आगे भी पड़ सकती है। डिफेंस बजट तो यही इशारा कर रहा है, और कैपिटल बजट एक बड़ा इशारा कर रहा है। हम जिन चीजों की बात कर रहे हैं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज को बेहतर ग्रोथ की संभावना है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो वहां निवेशकों के लिए एक बेहतर अवसर होगा, स्थानीय लोगों के लिए बेहतर अवसर होगा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम लग रहा है तो मजदूरों को भी तो काम मिलेगा। कोई एआई आके वो काम तो नहीं कर देगा, ईंट जोड़ने का, सड़क पर सीमेंट गिराने का। तो ये बड़ी बात है। टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर जो फोकस है, हम चाहेंगे कि राजेश जी थोड़ा उस पर विस्तार से प्रकाश डालें कि ये कितना कारगर होने वाला है आने वाले समय में। और जो अलग अलग स्टेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, तो हमारे बिहार में तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज की भरमार है। उस पर अगर फोकस पड़ेगा तो हम उम्मीद करें कि भारी मात्रा में बजट का हिस्सा हमें मिल रहा है। देखिए, मैं हर समय एक बात सभी के मुंह से सुनता हूँ कि बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार से पलायन हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है जी। देखिए, पलायन आप रोक नहीं सकते, आपको अपने यहाँ सुविधाएं बनानी पड़ेगी, आपको अपने यहाँ अवसर बनाने पड़ेंगे। पलायन तो गुजरात से भी होता है, वो विश्व के दूसरे देशों में चले जाते हैं। क्या गुजरात विकसित राज्य नहीं है? पलायन हर जगह होता है, पर हमारे यहाँ निश्चित रूप से बिहार में पिछले समय में उद्योग धंधों को लेकर काफी नकारात्मक रवैया रहा था। और निश्चित रूप से बड़े उद्योग यहाँ पर जो पहले से चल रहे थे, जब चीनी मिल की बात आती हो या हमारे किसी केमिकल इंडस्ट्रीज की बात आती हो, तो वो बंद हुए हैं पीछे के समय में। परंतु अब बिहार ग्रोथ की तरफ बढ़ चुका है, और यहाँ पर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि खासकर पावर सेक्टर में बिहार बहुत अच्छा करने जा रहा है। और हमारे यहाँ जितनी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज हों, जहाँ पर हमारे युवाओं को अप स्किलिंग का अवसर मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा
वह हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर का होगा। मैं एआई की बात करूं, एआई जो एग्रीकल्चर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने अभी एआई के माध्यम से किसान, कि भाई भारत विस्तार एआई जो एआई है वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए है। तो बिहार निश्चित रूप से, देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है, हम बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो। लेकिन क्या हमारे किसान उस पैदावार तक पहुंच पाते हैं? पहली बात, अगर वह पैदावार करते हैं तो क्या उनको वह मार्केट मिल जाता है, टाइमली मार्केट मिल जाता है जिससे कि वह अपने पैदावार का बेस्ट प्राइस ले सकें? तो अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। एक और स्टेप छूट गया राजेश जी, ये भी जोड़ देंगे ना, उस पैदावार को अगर हम प्रोसेस करें तो और बड़ा बाजार मिल सकता है। निश्चित रूप से उसका संग्रहण का, प्रोसेस का, लॉजिस्टिक्स के लिए यह इस बजट में लगभग संभावनाएं अपार है बिहार के पास, किया गया है। लगभग हर चीजों को एड्रेस किया गया है। देखिए युवाओं को भी कृषि से जोड़ना पड़ेगा। यदि आप एआई लेकर के हमारे कृषकों की तरक्की की बात करते हैं तो युवाओं को भी यह कृषि की तरफ आकर्षित करेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जितना भी विकास बिहार में होना है, औद्योगिक विकास, देखिए बिहार का, मैं फिर बोलता हूं कि यह एक दिन में नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। हाँ, हमने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, समय लगेगा इसके अंदर, परंतु कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें हम टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी फसलों को कॉमर्शियल क्रॉप्स हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ले सकते हैं। जो एक जो हमारी जो ट्रेंड पूरी ट्रेडिशनल खेती थी उससे हम बाहर निकले, कैसे हम दूसरी फसलों को लेकर आए और मल्टी क्रॉप्स हम कैसे ले सकें, इसके लिए आपको निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं कहीं भी नहीं देखता हूं कि इस बजट से बिहार को, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपने इतने 1000 करोड़ अनाउंस कर दिए और उससे ही फायदा मिले। आप पहले जैसा होता था कि इस चीज के लिए इस राज्य को इतना अलॉट किया, इस चीज के लिए इस राज्य को, वो अब व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा आलोचना ज्यादा होती है। नहीं, आलोचना तो देखिए, अब कुछ आलोचनाएं सही भी होती है, कुछ आलोचनाएं राजनीति से प्रेरित भी होती है, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्या हमारा यह बजट हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए कोई सकारात्मक रवैया रखता है? क्या हमारे युवाओं को कुशल बनाने के लिए कोई सकारात्मक रवैया रखता है? क्या हम ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में अपने उत्पादों को भेज सके, इसके लिए कोई व्यवस्था रखता है? क्या सरकार हमारे लिए वैसी हैंड होल्डिंग कर सकती है? तो निश्चित रूप से यह सारे प्रावधान इस बजट में निहित है। आप इस बजट को यदि पढ़ेंगे तो आपको यह लगेगा कि हम इसका बेहतर लाभ बिहार के लिए कैसे ले सकते हैं। हमारे यहाँ टीयर 2 टीयर 3 सिटीज, आपका जो प्रश्न था मुख्यतः टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए था, तो हम वहां पर कैसे स्किलिंग डेवलप करेंगे, हम हमारा अर्बनाइजेशन कैसे बढ़ाएंगे। आज से कुछ साल पहले तक बिहार का एकमात्र एयरपोर्ट पटना हुआ करता था। अभी देखें, पटना के साथ गया कॉमर्शियल स्टार्ट, दरभंगा स्टार्ट हो चुका, गया में भी कॉमर्शियल जो हमारे पैसेंजर आ रहे हैं और पूर्णिया भी हमारा एक एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका। तो इस तरह जब कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी, रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब बिहार वासी जब निकलते हैं तो महसूस करते हैं कि जहां पे हम शायद 12 घंटे में नहीं पहुंच सकते थे, आज हम 5 से 6 घंटे में उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बिहार का विकास होने से नहीं रोक सकते हैं। यह एग्रीकल्चर विकास भी होगा, औद्योगिक विकास भी होगा, परंतु यह जरूर है कि औद्योगिक विकास में एक बड़ा पुश यदि मिले तो बिहार और तेजी से आगे भागेगा। जैसा रामलाल खेतान जी ने कहा कि हम आखिरी डब्बे हैं, तो हम आखिरी ही डब्बे रहेंगे। सब हम डब्बे नहीं हैं, हम अब दौड़ रहे हैं और हमारे दौड़ने के लिए उसके अंदर युवा शक्ति लग जाएगी तो निश्चित रूप से हम काफी तेजी से आगे जाएंगे। ट्रेन से अलग होके तो नहीं दौड़ लगा सकता है ना, वो ट्रेन के साथ ही दौड़ेगा, चाहे वो आखिरी डब्बा हो या बीच का डब्बा हो या अगला डब्बा हो, वो पहुंचेगा एक ही जगह पर। बिल्कुल, लेकिन ट्रेन की गति को बढ़ाने के लिए हम पीछे से पुश करेंगे और हम निश्चित रूप से आगे जाने की कोशिश करेंगे। कभी न कभी वो ट्रेन डबल इंजन वाली बात, और हम आगे भी आ जाएंगे। जी, तो डबल इंजन की सरकार बिहार में क्या कमाल करने वाली है, ये 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आम बजट के साथ बिहार के बजट को समावेशित किस तरह से वित्त मंत्री करते हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि उन्होंने इस बजट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत उम्मीदों वाला बजट बताया है। इस पर हम बातचीत करेंगे, कितनी उम्मीद है और कितनी निराशा हाथ लगी है, सब कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश के बजट पे हम बात कर रहे हैं। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ तैयार बजट जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत को सवार करता है, जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स और वैश्विक भूमिका को भारत के सशक्त करने की तैयारी के साथ बढ़ रहा है। इसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं। हम थोड़ा खेती किसानी की बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अरुण यादव जी आरजेडी से, सुमित शशांक जी बीजेपी से और अर्थशास्त्री राजेश खेतान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रामलाल खेतान ने अपना समय दिया। रामलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपके पास आते हैं। खेती किसानी की बात हो रही थी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात आपने उसका जिक्र किया है। तो हमने ये आंकड़ा हमारा नहीं है, आर्थिक सर्वे का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है सदन के पटल पर रखा गया है, उसमें यह आंकड़ा दिया गया है कि मंथली इनकम ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड 2013-14 में जो 6,426 था वो अब 25-26 में 13,661 हो गया है। यानी कि दोगुना करने का जो बात आपने कही है कि उसमें कहां कामयाबी मिली, तो यह आंकड़ा कह रहा है कि दोगुने में कामयाब हुए हैं मोदी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी का एक गुलाबी आंकड़ा और आप ऐसे एंकर को गुलाबी गुलाबी ही नजर आएगा, ठीक है ना। देश चलिए एनसीआरबी के आंकड़े पर तो आप भरोसा करते हैं, आर्थिक सर्वे के आंकड़े पर आपको भरोसा नहीं है। जी अब अपनी बात रखिए। आप दीपक जी, ये तो स्पष्ट, अभी पूरा का पूरा चैनल देख लीजिए। नहीं, हम अपना चैनल देख रहे हैं। हाँ। सारे नहीं मैं देख रहा हूँ और कुछ हमारे जो विद्वान साथी हैं, प्रबुद्ध हैं जी, सारे के सारे लोग और कुछ चैनल मतलब कि सरकार के पक्ष में बेटिंग ताबड़तोड़ कर रहा है। बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का, है ना। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं तो सीधा सीधी बात करूंगा बिहार पर। बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है जी, 11 साल से डबल इंजन वाली सरकार है और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार की क्या स्थिति है हम सब बिहारियों के सामने है। तो इस बजट में बिहार को क्या मिला, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग कुछ तो मिलेगा, वो तो रूटीन वर्क में आता है, स्वाभाविक बात है, वो तो है। लेकिन जो है तेज गति से हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी का हब जो बन गया है, यहाँ के नौजवानों को यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा, ये जो 3 करोड़ के आसपास भारत सरकार का ही आंकड़ा है कि हमारा बिहार का नौजवान किसान जो है श्रमजीवी दूसरा प्रदेश चला जाता है रोजगार की खोज में, तो इस पर कब लगाम लगेगी। अरुण जी, रोजगार की खोज से याद आया, रोजगार की खोज में बिहार के लोग पंजाब चले जाते हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है। लेकिन ये भी याद रखना है कि पंजाब के लोग कनाडा चले जाते हैं, तो पंजाब में ही क्या बचा। नहीं मेरा अब क्या चाहते हैं, बेरोजगारी का हब बिहार बना रहे, भेड़ बकरी के तरह शौचालय में बिहार के लोग ट्रेन से दूसरे प्रदेश रोजी रोटी बीवी बच्चे को छोड़कर जाते रहे। ये शुभकामना आप करते हैं बिहार के लिए। आप बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बगैर बिहार का उत्थान हो सकता है तो आप बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, कितने चीनी मिल चालू हुआ, 11 वर्षों में बड़ी फैक्ट्रियां कितनी लगी। हमारे यूपीए के शासन काल में तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 3 रेल कारखाना स्थापित करने का काम किया था बिहार में। उसके बाद आप बता दीजिए। तो इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा ना जी। अब देश स्तर की बात कर रहे थे, अभी जो है एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा हिंदुस्तान से, सिर्फ इंपोर्ट हम कर रहे हैं 5 वर्षों से, देख लीजिए। और यहाँ निवेश भी नहीं हो रहा है। तो छोड़िए देश की बात, बिहार की बात करिए ना। कितना निवेश हुआ, 43 जो है इथेनॉल फैक्ट्री लगाने की बात कही थी केंद्र सरकार ने। देखिए जमीन पर कितना है, सिर्फ कागजों में होगा क्या कि जमीन पे दिखेगा भी। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। ये बिहारियों की अरमान नहीं है, सपना नहीं है, बिहार वासियों का ये बहुप्रतीक्षित मांग नहीं है। मांग है तो पूरा कौन करेगा। चलिए, बड़ा सवाल है, पूरा कौन करेगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें हो रही है, बिहार ही नहीं देश
एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ इंपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर हम निवेश कर रहे हैं और इसके लिए स्किल करेंगे, स्केल करेंगे और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेंगे, और साथ ही साथ लीडर, इनोवेटर और क्रिएटर्स तैयार करने की दिशा में काम होगा। तो इंडस्ट्रीज की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में संभावनाएं हैं, बायोफार्मा में संभावना है, सनराइज सेक्टर को समर्थन दे रहा है ये बजट, टेक्सटाइल सेक्टर को और हाईटेक टूल्स मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन दे रहा है बजट। तो किस तरह से राजेश जी इसमें से बिहार अपने हिस्से का एक बड़ा कट ले सके, इसमें किसकी भूमिका होनी चाहिए? बिहार सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, एक बड़ा कट कैसे निकाल ले, क्योंकि कई अवसर भारत में उपलब्ध हैं इस समय। देखिए, बिहार सरकार को अपनी पॉलिसीज़ को अलाइन करना चाहिए अब सेंट्रल की पॉलिसीज़ के साथ में, और जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, खासकर सेमीकंडक्टर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर हम उस दिशा में कुछ काम कर सकें और कुछ सेमीकंडक्टर की कोई यूनिट, बड़ी यूनिट हम बिहार में ला सके, तो निश्चित रूप से यह बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। परंतु मैं यह नहीं अभी कह सकता हूँ कि उसमें हम कितना सक्सेस होंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रयास तो बिहार सरकार को करना ही चाहिए कि वह अपनी सारी पॉलिसीज इस तरह की बनाए जो केंद्र के साथ अलाइंड हो। देखिए, हमने पीछे इस जो हमारी बिहार की नई अभी एनडीए सरकार आई है, इसमें हमने यह तो महसूस किया है कि यह उद्योगों के प्रति बहुत सजग है, यहाँ पर औद्योगिक विकास को लेकर बहुत सजग है। परंतु रामलाल खेतान जी ने भी कहा था अभी कुछ समय पहले कि हमारे पास उद्योग विभाग को बजट बहुत कम मिलता है, वह कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। निश्चित रूप से मेरा भी यही मानना है कि देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके बाद आप उद्योग को जरूर प्राथमिकता दें, और उद्योग के लिए अभी तक जो आवंटन था वह मात्र 1500-1600 करोड़ रुपए का कोई आवंटन रहता था। उस आवंटन से तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो उद्योगों को लेकर हम अपना एक हम जो आशा रखते हैं वह पूरी होती नहीं दिखती है। आप बिहार का बजट 3,15,000 3,16,000 करोड़ रुपए का बजट रखते हैं। अगर आप इतना बड़ा बजट रखते हैं तो उसमें कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का बजट उद्योग विभाग के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार यदि उद्योग को प्रोत्साहन देंगी, केंद्र की नीतियों के साथ अलाइंड अपनी नीतियां बनाएंगी, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बहुत है। हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में खासकर बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं आपको बता दूं, अगर हम जल स्तर की बात करें, भूजल स्तर की बात करें, तो बिहार का भूजल स्तर पूरे देश में शायद सबसे अच्छा है। और वैसी इंडस्ट्री जैसे एथेनॉल भी बिहार में जब आया तो एथेनॉल की कई यूनिट्स लगी, परंतु एथेनॉल में परचेज पॉलिसीज को लेकर यह यूनिट अभी समस्याओं से गुजर रही है। मैं अरुण जी की बात से सहमत हूं कि जो हमारी अवधारणा थी एथेनॉल इंडस्ट्री की, वह पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई है। केंद्र सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज लगी वो चले कैसे। नया निवेश तो आप ले आए, शायद आप दूसरी पॉलिसीज बनाए ले आए, परंतु जिन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे लगाया है आपकी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, उसे इसका पूरा से पूरा लाभ कैसे मिले। देखिए, यह दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित करता है। यदि आप कोई प्रॉमिस करके किसी इंडस्ट्री के सेटअप में यहाँ पर कोई कदम उठाते हैं और उसने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, और निश्चित रूप से जो अर्ली मूवर होता है, देखिए वो एडवांटेज लेकर जाता है, तो यह दूसरे निवेशकों को भी आकर्षित करता है। तो पॉलिसी सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए, वह पॉलिसी जमीन पर उतरनी चाहिए, और उसके लिए उचित बजट का अलोकेशन होना चाहिए। एक चीज और राजेश जी, उद्योग के स्वरूप को भी हमको ध्यान रखना चाहिए, अपने भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अपने क्षेत्र और उत्पादक और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से, क्योंकि फिशरी और पशुपालन को भी उद्यमिता के क्षेत्र में लाकर उसे भी गति देने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। इस बजट में उसका भी विशिष्ट उल्लेख है। तो हम अपने संसाधनों के हिसाब से भी उद्योग के स्वरूप पर विचार करें, सिर्फ ये नहीं कि कुछ बनाना ही होगा, कुछ बड़ा करना होगा, तो उसमें हम फिशरीज और पशुपालन और अन्य एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर फोकस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप अपनी सुविधाओं के आधार पर अगर अपनी इंडस्ट्री का निर्धारण नहीं करेंगे तो आप उस इंडस्ट्री में जैसे कॉस्ट ही ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी लागत किसी भी व्यवसाय के लिए लागत सबसे जरूरी है, अगर आपकी लागत बढ़ जाएगी तो आपको बाजार किधर मिलेगा। तो आपको आपके पास जो परिस्थितियां हैं, आप किन चीज़ों की प्रचुरता आपके पास है, किन चीज़ों का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आपको इंडस्ट्री तो उसी आधार पर निर्धारित करनी पड़ेगी। देखिए, बिहार में संभावनाओं की कमी नहीं है। आप बड़ी इंडस्ट्री लाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाएं, केमिकल इंडस्ट्रीज लाएं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लाएं। हमारा स्टेट लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसलिए एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़े चैलेंजेस हैं, परंतु हम यहाँ यह नहीं भूले, हम नेपाल से अपनी सीमा
शेयर करते हैं। हमारे पास नेपाल, भूटान जैसे देशों में निर्यात करने की संभावनाएं हैं, जो हमारे लिए वहाँ पर लागत थोड़ी सी कम आएगी इन कंपैरिजन टू जो डिस्टेंट स्टेट्स हैं। हमने पीछे भी कई बार कहा है, जो पावर, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए कि भाई वन नेशन वन टैरिफ जैसी कुछ योजनाएं हों। जब आपने फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवी लाया था तो कोल, आपको याद होगा कि फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवी आने के बाद जो कोयले के प्राइस थे वो पूरे देश में एक से हो गए थे। तो वैसा कुछ बिहार के लिए भी करना पड़ेगा, जहां पर बिहारी उद्यमिता अपने माल को उचित दर पर उसका निर्माण कर सके और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये जो जल मार्ग और रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव है वो सहायक होगा ना? नहीं, बिल्कुल सहायक होगा। देखिए, अभी तक जल मार्ग पे हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन इस बजट में जो हमने शिप रिपेयरिंग यूनिट के लिए कहा है, जो वाराणसी और पटना में आने की बात है, तो निश्चित रूप से वह हमारे जल मार्ग से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक बड़ा पुश देगी, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ टूरिज्म को भी शायद एक बड़ा प्रमोशन मिल सकेगा इससे। हम डाटा सेंटर भी ले सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें देखिए, डाटा सेंटर हमारे यहाँ क्यों कम है, साउथ में क्यों ज्यादा है, इस पे एक चीज और समझनी पड़ेगी कि हम सिस्मिक जोन के हिसाब से सेंसिटिव क्षेत्र में आते हैं, और जो हमारा सदर्न इंडिया का पार्ट है वो जो अर्थक्वेक्स है उसको लेकर के काफी सेफ माना जाता है। तो कोई भी कंपनी डेटा सेंटर जैसी बड़ी चीजों पर अपना निवेश वहीं करना प्रेफर करती है जहां पे इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज की संभावनाएं थोड़ी कम हो। जी बिल्कुल। फिर भी यहाँ पर हम मतलब काफी आशावान हैं। अभी बिहार सरकार के भी जो इंडस्ट्रियल पैकेज आए हैं उसके बाद भी जो फिनटेक सिटी होने की बात है। तो डेटा सेंटर में तो हम चलिए भौगोलिक वजहों से अगर नहीं ले सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का अवसर है, बायो फार्मा है, सनराइज सेक्टर्स है, इसमें अपना हिस्सा बटोर सकते हैं। जी बिल्कुल बटोर सकते हैं। और एलाइड हेल्थ सेक्टर में तो बहुत बड़ी संभावना है। हमारे पास एलाइड हेल्थ सेक्टर को जितना प्रमोशन इस बजट में दिया गया है मैंने पीछे काफी समय से नहीं देखा है, और यह एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और निश्चित रूप से उसका लाभ यहाँ के युवाओं को ही नहीं पूरे देश को मिलेगा, और यहाँ के युवा को तो निश्चित रूप से वह स्किलिंग में सहायक होगा। चलिए, अब बड़ी बात यह है कि हम बिहार के युवाओं को कितना भरोसा दिला सकते हैं कि अगर वो कुछ हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं कुछ नया करने का, अपने हुनर को निखारने का, तो उसमें सरकार कितना सहयोगी रवैया दिखा सकती है। सुमित जी, अब सब कुछ सरकार पर निर्भर है। करने के लिए अगर हमारे पास हौसला है तो क्या सरकार हाथ बढ़ा रही है? दीपक जी, निश्चित तौर पे सरकार पर बिहार के युवाओं को भरोसा है, तभी तो बिहार की सरकार जो है विगत 20 वर्षों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। एनडीए की सरकार चल रही है। विपक्ष भले ही बड़ी बड़ी बातें कर ले, अभी हमारे साथी अरुण जी बैठ करके बहुत सारी बातें बोल रहे थे, गुस्से में भी थे थोड़े, और गुस्सा दिख भी रहा था, लेकिन गुस्सा करने वालों के साथ जनता नहीं होती, जनता काम करने वालों के साथ होती है, डिलीवर करने वालों के साथ होती है, और सही बात बताने वालों के साथ होती है। हम वैसे लोगों में से नहीं है। खास करके हमारी सरकार जो है वो हमेशा से सही चीज़ें जनता के बीच रखती है। आप देखिए ना कि विगत कुछ वर्षों में खास करके बिहार में उद्यमशीलता के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, बार बार ये लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि चीनी मिल चलेगा, निश्चित तौर पे चलेगा। हमारे गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया। इसके अलावा भी बताया कि इस आश्वासन से आगे बढ़ के रोड मैप तैयार होने जा रहा है, और पूरी तरीके से कब कहाँ कौन सी मिलें चालू होने वाली है उसके लिए भी पूरी तरीके से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना, बार बार मैं सीमांचल पे चला जाता हूँ, वहाँ बताता हूँ सीमांचल में महिलाएं, खास करके जो महिलाएं मखाना उद्योग से जुड़ी हुई थी, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए आप देखिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बैठाने की बात हो रही है। जो बिहार के मंत्री हैं केंद्र में, वो सभी लगातार काम कर रहे हैं ताकि बिहार उन्नत बने और उत्कृष्ट बने, और कहीं ना कहीं उन्नति की तरफ आगे बढ़े। और खास करके बिहार में जो लोग हैं, युवा हैं, वो स्किली डेवलप हो जाएं, और स्किली डेवलप हो जाएंगे चीज़ों के प्रति, खास करके उद्यमशीलता के प्रति जब अवेयरनेस बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पे वो लघु उद्यमी में सबसे पहले परिवर्तित होंगे, उसके बाद
वो अपनी उद्यमशीलता का नया सफर जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो वो करने के लिए सरकार तत्पर दिख रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए। निश्चित तौर पे आपने देखा ना स्किल डेवलपमेंट बैंकर्स के साथ बैठक होती है, उसमें वित्त मंत्री की नाराजगी नजर आती है कि बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं, तो ये समस्या है ना, हम सहयोगी रवैया कब तक उम्मीद करें? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि कौन नाराज हो रहा है। अभी मैं वही बता रहा हूँ, लालू जी कोई बैठक करके नाराज नहीं ना हुए कि क्यों लोन नहीं मिल रहा है। हमारे मंत्री नाराज हो रहे हैं, किसके साथ? तो बैंकर्स के साथ। तो हम एक तरीके से बैंक्स के साथ भी, उनको भी साथ लेकर के चलना है, आम जनता को डिलीवर भी करना है। इसलिए नाराज कौन हो रहा है? हमारे वित्त मंत्री नाराज हो रहे हैं कि सही तरीके से चीजें जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। कोई विपक्ष के साथ ही थोड़े ना नाराज हो रहे हैं। राहुल गांधी किसी के साथ थोड़े ना मीटिंग करके कहते हैं कि लोन नहीं मिला। उनको तो बस एजेंडा चाहिए। वो तो चाहते हैं कि कोई किसान जो है वो आत्महत्या कर ले और उसके नाम पे ये लोग राजनीति कर ले, झंडा भजाएं, अपना लाठी चलाएं। यही तो इनको आता है। अब ये कहते हैं कि लालू जी ने 3 फैक्ट्री खोल दिया। भाई 3 फैक्ट्री खोला, जमीन का घोटाला कर लिया, कितने लोगों का जमीन ले लिया, उस कारण से माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बोल दिया। सजा याफ्ता मुजरिम चोरी के मामले में है वो, तो माननीय कोर्ट ने जिसके पीठ पे मोहर मार दिया कि देखो भाई ये आदमी जो है ये लुटेरा है, ये चोर है, तो अब उसकी तुलना आप हमारे केंद्रीय मंत्रियों से करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं थी। बहरहाल राजेश जी, एक चीज और, कैपिटल बजट में बढ़ोतरी हुई है, 18.37% है बजट का हिस्सा इस बार कैपिटल के लिए। तो क्या उम्मीद की जाए, क्या दिख रहा है आने वाले समय में? हम काफी काम अंदरूनी स्तर पे होने वाला है। देखिए, 2-3 चीज़ मैं बताऊं। सिर्फ इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो हमारी सरकार ने बजट प्रपोजल में एनाउंसमेंट किया है, आप सिर्फ वहां तक अभी ना जोड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार केंद्र सरकार के तरफ से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपने देखा होगा जो 11 लाख करोड़ था उसको अभी 12 लाख करोड़ की सीमा तक बढ़ाया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहां पर आप कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकें, साधन बढ़ा सकें। तो और आपके पास डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में भी हमारे एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। आपने अपने संबोधन में कहा कि शायद ऑपरेशन सिंदूर जैसे, नहीं, मैं सिर्फ उस चीज से सहमत नहीं हूं दीपक जी। मैं ये कहता हूं कि आपने देखा होगा भारत जो डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ आयात करता था, आज भारत अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को निर्यात कर रहा है। और यह जो एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात हो रही है, यह हमारे यहाँ डिफेंस के प्रोडक्शंस को, डिफेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। और साथ ही साथ यह जरूर हमारे देश से ऐसे, इसमें ये भी जोड़िए, यूपी को तो एक कॉरिडोर मिला है, बिहार को भी मिल सकता है। अगर हम प्रपोजल, ये डिफेंस सेक्टर में कॉरिडोर एक हम भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा आशाएं मैं अभी नहीं करना उचित समझूंगा। नहीं, सरकार पर हम भरोसा करें कि सरकार को अब सरकार को प्रपोजल देना है। कैपिटल के लिए सरकार तैयार है, कैपिटल बजट को लेकर सरकार के पास है। अब यहाँ बिहार सरकार को प्रपोजल देना है कि आप हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब तो हमें बस मांगने की जरूरत है ना सर। डबल इंजन सरकार है और मैं यह मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार कोई भी अवसर नहीं छोड़ेगा। और हमारी केंद्र सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यह दिखा दिया कि बिहार की महत्ता क्या है। आज उन्होंने बिहार के ही एक नेतृत्व के हाथ में पूरे पार्टी की कमान दी है, तो बिहार की महत्ता को तो हम कम करके आंख ही नहीं सकते। और निश्चित रूप से बिहार इसका जो सबसे अच्छा लाभ हो सकता है लेगा। सुमित जी, दीपक जी, आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की। निश्चित तौर पे आपको थोड़ा पीछे जाकर के देखना चाहिए। ये बिहार की वो धरती है और ठीक हम उसी जगह पे बैठे हैं, थोड़ा लगभग 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पे बिहार में पहली बार एयर शो करवाने का काम हमारे ही नेताओं ने करवाया। और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। तो जब एयर शो हो रहा है, वो भी देश में सबसे बड़ा एयर शो बिहार में हुआ और पहली बार हुआ, तो निश्चित तौर पे आशाएं तो हैं। और निश्चित तौर पे ये एक प्रतीकात्मक रूप से आपको आने वाले समय की खुशी देने वाला एक बड़ा मूवमेंट साबित होगा। निश्चित तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो जरूरी होगा। चाहे डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लीजिए, चाहे व्यापार कॉरिडोर की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी इंटरनेशनल कॉरिडोर की बात कर लीजिए, चाहे आप धार्मिक कॉरिडोर की बात कर लीजिए। तो देश में सबसे ज़्यादा धार्मिक कॉरिडोर अगर कहीं है तो वो बिहार में ही है। और आगे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, वाटरवेज कॉरिडोर की बात कीजिए तो सभी बिहार में एक तरीके से आप आने वाले समय में देखेंगे। कॉरिडोर से आगे बढ़ के मैदान में भी आने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार को ही है, अब हमारे राज्य के मंत्रियों को है कि अपने विभाग से संबंधित बड़े बड़े प्रस्ताव लेकर केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएं।
तब तो होगा कि हाँ चलिए आप ये संभावनाएं लेकर हमारे पास आए हैं, हम ये संभावनाओं को साकार करने में आपकी ये सहायता कर रहे हैं। निश्चित तौर पे दीपक जी आपने बिल्कुल सही कहा। एक कविता के माध्यम से समाप्त करूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है, उसको तो सागर बनना है। तो बिहार ही नहीं पूरे देश को डेवलप करना है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन ये बिहार के लिए आवश्यक है, जिसके लिए हमारे मंत्रीगण, हमारी सरकार सतत प्रक्रिया के अनुसार जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराने के लिए जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए लगातार हम काम करते हैं कि कभी ऊंचाई पर जा करके हम गिरे नहीं। चलिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, उस पर भी हम चाहेंगे राजेश जी अपनी बात रखें। यूनिक बजट प्रधानमंत्री ने बताया है और इसके साथ उल्लेख किया कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम कर रहे हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है जिस गति से हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस बजट में दिखाया है कि जो हमारा लक्ष्य है फिस्कल डेफिसिट को कम करने का, उस लक्ष्य पे हम आगे बढ़े हैं। और इस बार हमने बल्कि डेब्ट टू जीडीपी में भी काफ़ी जो निर्धारित लक्ष्य था उसको पूरा किया है और हम उसमें भी कमी कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से हमारा जो भारत है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है, वह सशक्त होगी और हम जो पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल निर्धारित किया है, हम उसको शायद समय से पहले हासिल कर लेंगे। इस बजट में अब हमें वह ऊंची उड़ान दिखती है। एक महंगाई की चोट बहुत जोरदार लगती है, ये कंट्रोल इन्फ्लेशन वाली बात है, ये कितना कारगर हो सकती है? देखिए, महंगाई बहुत सारे कारणों से हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि कुछ चीज़ों में महंगाई एकाएक सामने आ जाती है, जिस पर सरकार ने समय समय पर कदम उठाए हैं और आप देखेंगे पीछे काफ़ी समय से हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा हुआ है और हमारी जो बैंक की इंटरेस्ट रेट है वह भी मोर और लेस यथावत है। तो निश्चित रूप से मैं इसको तेल के दाम कम नहीं हो रहा है राजेश जी। नहीं, तेल के दाम कम, अगर आप किस तेल की बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए ना, या खाने वाले तेल के, सरसों का तेल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो। कुछ चीजें वैसे तो नरेंद्र मोदी रिफाइंड ऑयल को लेकर प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो हतोत्साहित ही कर रहे हैं, युवाओं के स्वास्थ्य को लेकर वो ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं, तो फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम तो कम ही नहीं हो रहे हैं। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था काफ़ी अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है और हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, परंतु अभी भी मैं काफ़ी आशान्वित हूं कि जिस तरह से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, यह हमारी पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है उसको कम करेगा। और आपने इस बजट में भी देखा होगा, सरकार ने जो सोलर प्लेट्स हैं उसके निर्माण को लेकर के जो कस्टम रॉ मटेरियल लगने वाले रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी में कमी की है और जो लिथियम आयन जो बैटरीज हैं उसके लिए जो प्रमोशंस अनाउंस किए हैं, वह निश्चित रूप से हमारी निर्भरता को पेट्रोल और डीजल पर कम करेगा। पेट्रोल और डीजल को लेकर हम ही नहीं, विश्व के बहुत सारे देश कुछ विशेष देशों पर निर्भर हो जाते हैं और जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था से पूरी तरह प्रभावित होता है, ग्लोबल नीतियों से प्रभावित होता है। वैश्विक परिस्थिति को लेकर एक चिंता आप बार बार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हम झटकों से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अपने आप को इस स्थिर स्थिति में रख रहे हैं कि अगर झटके लगे भी तो हम ज्यादा हिले नहीं? जी, पूरा प्रयास उसी के तरफ है। यही आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, यही विकसित भारत बनाएगा। सुमित जी, पूरी मजबूती के साथ अंगद के पांव के अगर उदाहरण के साथ हम आगे बढ़े तो? निश्चित तौर पे विगत कुछ वर्षों में जब से हमारी सरकार है, 2014 के बाद से इच्छा शक्ति दिखाई देती है और इच्छा शक्ति जो है वो केवल भारत को आगे बढ़ाने की नहीं है, इच्छा शक्ति भारत को विश्व गुरु बनाने की है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और भी तेजी की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो निश्चित तौर पे उस तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का उल्लेख किया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं और उस दिशा में जरूरी है कि वैश्विक थपेड़ों से जूझने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हों और ये तैयारी आत्मनिर्भर भारत के रूप में है, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के रूप में है। तो इस तैयारी के साथ हम विकसित भारत के लक्ष्य को कितना हासिल कर पाएंगे, इस बजट से हम तुरंत का फायदा अगर देखें तो इस बजट का उस तरह से हम तुलनात्मक तौर पर अध्ययन करके अगर आगे के हिसाब से देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चर्चा के दौरान ये बातें निकलकर सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश खेतान जी, अरुण यादव जी, सुमित शशांक जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बजट पर हम आगे भी चर्चा को जारी रखेंगे, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग विशेषज्ञों के साथ हम समझने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब
हर क्षेत्र के युवाओं पर विशेष ध्यान है केंद्र की सरकार का और इस आम बजट के माध्यम से युवाओं के लिए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अगर हौसला है उड़ान ऊंची भरने का तो आप आगे बढ़िए, सरकार आपकी सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये संदेश इस बजट के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। देखते हैं आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धीरे धीरे बातें साफ होगी, हर पहलू से आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।